सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू कॉमर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, और जहां तक हमने आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये जो आज का ऑब्जेक्टिव है, ये जो अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है या हम जो कुछ बचा है उसे आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, ये उस पर बेस एमसीक्यू हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक लेखाकर्म पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए प्रश्न की जो आधुनिक लेखाकर्म पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका आंसर जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियोस को देखा उन्हें पता है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर ज़रूर बताएं कि आधुनिक लेखाकर्म पद्धति की शुरुआत कब हुई है। चलते हैं अब अगले प्रश्न में। ये आपका होमवर्क में दिया हुआ प्रश्न है, इसे आप ज़रूर लिख लीजिए और आप जब हमें कमेंट बॉक्स में लिखें तो आप ऑप्शन ए, 1 2 या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन ऐसा ना लिखें, आप ईयर लिख कर भेजें। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? जो दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, ये भी हमने आपको हमारे वीडियोस में बताया है, और जो हमारे पुराने वीडियो जिन्होंने देखे उन्हें भी इसका आंसर पता है कि किसने सबसे पहले इसे प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर आप हमें लिख कर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के जनक या प्रतिपादक कौन है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये दो ही प्रश्न, जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन आया, ये आपके होमवर्क है, इसके आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय के अस्तित्व से पूर्णतः पृथक होता है? देखिए इस क्वेश्चन का कहने का सीधा सा मतलब है, या आप इस क्वेश्चन को सीधे शब्दों में सरल समझिए कि जो व्यवसाय है, बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का जो ऑनर है, स्वामी, ये दो ही अलग होते हैं, मतलब ये टोटली अलग होते हैं। तो ये किस अवधारणा के कारण अलग होते हैं? तो ऑप्शन जो आपका पहला है मुद्रा मापन की अवधारणा, जो सेकेंड ऑप्शन है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा, थर्ड ऑप्शन है लागत अवधारणा, और फोर्थ ऑप्शन है चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो इसका सही उत्तर है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। क्या होती है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा? इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर का इसका सही आंसर है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। मतलब जो व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा यह कहती है कि व्यवसाय अलग है और व्यवसाय का स्वामी अलग है। चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है, ये भी हमारे पुराने वीडियो जिन्होंने देखे उन्हें पता है कि क्या होती है। इसके अंदर मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक लगातार हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इसे चालू व्यवसाय की अवधारणा कहा जाता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे निरंतरता की अवधारणा भी कहा जाता है, जो चालू व्यवसाय की अवधारणा उसे। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 2। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता है? देखिए ये कहते हैं कि कौन सी ऐसी अवधारणा है जिसके अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल, जो मतलब कि व्यवसाय कब तक चलेगा, यह निश्चित नहीं किया जाता है। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही समझाया था। तो इसका सही आंसर है चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय जो गोइंग की कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो यही कहता है कि भैया जो हमारा बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, इसलिए कोई भी बिजनेस का कोई एक निश्चित समय अवधि नहीं होती है। तो यह चालू व्यवसाय की अवधारणा है। ये अवधारणा क्या होती है? जो आपको जो इसका सही आंसर है ए, 1 नंबर इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि व्यवसाय के किस अवधारणा के अनुसार साझेदार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो लेखा पुस्तकों में इस घटना का लेखा नहीं किया जाएगा? इस बात को जरूर नोट कीजिए कि नहीं किया जाएगा, मतलब उसको जो अगर कोई साझेदार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो बोले इसमें से इस घटना का लेखा नहीं किया जाएगा। तो किस में लेखा नहीं किया जाएगा? इसका ऑप्शन फर्स्ट है चालू व्यवसाय की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, 1 और 2 दोनों, यहाँ पर 2 लिखाएगा,
या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही आंसर है इसका, आपको पता है चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है, हमने समझा दिया, तो आप यह तो टिक करेंगे नहीं। अब आपके लिए दो ही ऑप्शन बचते, या तो आप सेकंड टिक करेंगे या थर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, मुद्रा मापन की अवधारणा। इसका सही आंसर है दो, मुद्रा मापन की अवधारणा है। ये आपको आज का वीडियो मुझे हिसाब से थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको ये अवधारणाएं क्या होती है ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कहीं कुछ डाउट आए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे ये अवधारणाएं नहीं समझ में आ रही, पर यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक वित्तीय लेन देन का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है। ये हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि क्या होती है। द्विपक्षीय अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा वह अवधारणा होती है जिसमें मतलब जिसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, इसे द्विपक्षीय अवधारणा कहते हैं। और उसका मतलब खातों पे या जो भी लेन देन होते हैं उनका दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है 2 नंबर, द्विपक्षीय अवधारणा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, लागत अवधारणा के अनुसार वित्तीय लेन देन किस लागत पर अभिलेखित किए जाते हैं। देखिए जो मतलब आपकी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट की बात करें कि बोले जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो वो कौन सी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। एक होती है मूल लागत पर, ऐतिहासिक लागत पर, बाजार मूल्य पर या परिवर्तनशील लागत पर। तो देखिए जब भी कोई, अगर हम कॉस्ट कंसेप्ट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉस्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, और उस समय कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो जो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं वो हम मूल लागत पर रिकॉर्ड करते हैं, मूल लागत पे। इसका सही आंसर है 1 नंबर, मूल लागत। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार किसी व्यवसाय में होने वाली आय को पुस्तकों में तब लेखांकित करना चाहिए जब उस आय से संबंधित माल या सेवाएं ग्राहकों को हस्तांतरित कर दी जाए। देखिए ये प्रश्न क्या बोलता है कि आपको कोई भी आय हुई है तो आप उसको है ना, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें कब रिकॉर्ड करें, जब आपने या तो माल, मान लीजिए कोई ग्राहक है उसको आपको माल देना, आपने पैसे ले लिए हैं तो आपको उसको माल दे दिया हो आपने, या आपने को कोई सेवा दे, आप सर्विस प्रोवाइडर हो और आपने उसको सेवाएं प्रोवाइड कर दी हो, उसके बाद आप रिकॉर्ड करते हो, तो ये कौन सी अवधारणा कहलाती है। तो यह वसूली की अवधारणा कहलाती है। कौन सी अवधारणा कहलाती है, वसूली की अवधारणा। इसका सही आंसर है 1 नंबर, वसूली की अवधारणा। वसूली की अवधारणा कैसी अवधारणा होती है कि आप तभी आय को रिकॉर्ड करें जब आपने माल या सेवाएं ग्राहकों को क्या कर दियो, हस्तांतरित कर दियो, या सर्विसेज रेंडर कर दियो, या आपने गुड्स ग्राहक को पहुंचा दिया हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर, लेखांकन की किस प्रथा के अनुसार व्यवसाय में रहितिया क्या होता है, स्टॉक। आपको हमने बताया ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो ज़रूर हमारे वीडियोस देखें। रहितिया का मूल्यांकन लागत मूल्य, कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो, मतलब ये जो लागत मूल्य होता है या बाजार मूल्य होता है, दोनों में से जो भी कम हो उसके ऊपर उसका लेखांकन या मूल्यांकन किया जाता है रहितिये का। तो कौन सी प्रथा यह बोलती है। ऑप्शन है रूढ़िवादिता की प्रथा, एक रूपता की प्रथा, भौतिकता की प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रूढ़िवादिता की प्रथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो रूढ़िवादिता की प्रथा है उसके तहत जो भी आपका स्टॉक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए कि जो रहितिये का मूल्यांकन है वो कॉस्ट टू प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो, उस पर किया जाता है रिकॉर्ड। तो बोले कौन सी प्रथा के अनुसार, तो बोले रूढ़िवादिता प्रथा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, लेखांकन की स्वतत्व अवधारणा। स्वतत्व मतलब भाई खुद का ही अधिकार हो, सब कुछ आपका ही हो, मतलब जो भी है, तो कौन सा किस पे लागू होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए आप। एक ऑप्शन पर पहले सुनिए, एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, साझेदारी फर्म पर, संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है एकल स्वामित्व वाली संस्था, एकल सोल प्रोप्राइटरशिप। आपका जो वाणिज्य का टॉपिक है या सिलेबस है उसमें भी इसे सम्मिलित किया हुआ है कि एकल स्वामित्व वाली संस्थाएं क्या होती है। तो देखिए एकल स्वामित्व क्या होता है, जब एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, सारे लाभ उसी के, सारी हानि उसी की,
मतलब जो कुछ है सब उसका है, तो उसे बोलते हैं एकल स्वामित्व वाली संस्था। साझेदारी फर्म क्या होती है, कम से कम 2 लोग होते हैं उसमें, वो साझेदारी फर्म होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो भी हमें अभी हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर आपको क्यों ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, इसके 2 ऑब्जेक्टिव, एक तो आपको ये पता हो कि किन किन टॉपिक्स पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये पता हो, और साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 बातों को आपको जानना हो सके, उस हिसाब से आप आपकी तैयारी करें। जैसे कि अब भाई अवधारणाएं हैं, तो आप अवधारणाओं पे आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन बनते, तो आप अवधारणाएं भी पढ़ें। तो ये हम इसलिए आपको एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ हम आपको डिटेल कंटेंट वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव दायित्व के उठने का कारण है, क्यों उठते हैं, इसका आंसर क्या हो, इसका पॉइंट सुनिए आप। सुसंगति प्रथा, रूढ़िवादिता प्रथा, प्रकटीकरण की प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रूढ़िवादिता की प्रथा। जो रूढ़िवादिता की प्रथा है, वो जो भी संभाव दायित्व हैं, उनके उठने के आर्थिक चिट्ठे में जो दिखाए जाते हैं संभाव दायित्व, मतलब ये जो लाइबिलिटीज़ है हमारी, संभाव लाइबिलिटीज, संभाव दायित्व के उठने का कारण है तो रूढ़िवादिता प्रथा के कारण। अगर आप बोलेंगे कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पर आप वीडियो बनाए, तो हम जरूर, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं वसूली की अवधारणा क्या होती है। यह हमने आपको शुरू में कुछ बताई भी थी कि वसूली की अवधारणा क्या होती है। तो ऑप्शन है, जब देनदार से नगद वसूल हो जाए, मतलब जो देनदार से पैसे मिल जाए, या देनदार से भुगतान की रसीद मिल जाए, जब ग्राहक से आदेश प्राप्त हो जाए, और फोर्थ ऑप्शन है जब ग्राहक को माल सुपुर्द किया जाए। तो देखिए रियलाइजेशन, मतलब जो अवधारणा है, वसूली की अवधारणा है, वह क्या बोलती है, वो सीधी सी बात बोलती है कि जब आपको ग्राहकों से पैसा मिल जाए, आपको ग्राहक से क्या हो जाए, पैसा मिल जाए, और ग्राहक को उसका माल या उसकी सेवाएं मिल जाए, यह वसूली की अवधारणा। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही आंसर है फोर्थ। संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन किस अवधारणा का परिणाम है, मतलब बोलते हैं कि संपत्तियों में हमको क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हम किस कॉन्सेप्ट के कारण इसमें मतलब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए संपत्ति में। लागत अवधारणा के कारण, उपार्जन अवधारणा, एक रूपता संबंधी अवधारणा, या चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, चालू व्यवसाय की अवधारणा। चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या बोलती है, आपको पता है कि जब हम ये मान के चलते कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसे हम चालू व्यवसाय की अवधारणा या निरंतरता की अवधारणा भी कहते हैं।